जैसा अभी हाल में कहा कि मैकाले का स्टेटमेंट इंडिया का एक सर्वे करना कि राज्यकरण कैसे संभव हो पाएगा लंबे समय, तब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि एक भी चोर नहीं मिला, बेगर नहीं मिला, इतना रिचनेस, इतना कल्चरली स्ट्रांग मिला, इस पर राज्य कैसे करेंगे। तब जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई उसमें 4-5 चीज़ें। पहला चीज़ कि हमारे जो कर्मचारी होंगे, वायसराय, गवर्नर, वो बहुत लेविश तरीके से रहेंगे, जिससे लोगों को उनको देख के जलन हो या ईर्ष्या हो या एक भय व्याप्त हो कि अंग्रेज लोग बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, रईसी हो तो ऐसी हो, जो राजाओं को भी नसीब नहीं। भारतीय राजा दुनिया में फेमस है अपने खर्चे के लिए या रईसी से रहने के लिए, उससे ज़्यादा रईस रहने की बात है। दूसरा, अपने संस्कृति के प्रति ऐसी चीज़ें इनकलकेट करो कि वो सब आदिवासी हैं, बेकार आदमी हैं और अंग्रेज ही दुनिया में राज करने के लिए भेजे। इसलिए जो उनका कल्चर है और जो नैतिकता है उसमें इंटरवीन करो, जिससे वो अपने को हीन समझने लगे। और ऐसा करते हुए अगर आप देखेंगे कि करप्शन को भारत में इनकलकेट किया गया, ये बड़ी अजीब चीज़ होगी कि करप्शन को भी भारत में, तब तुम देखोगे कि पुलिस की जो आज की आधुनिक व्यवस्था है, इसमें कांस्टेबल होता है, वो सब जगह जाके पैसा उगाता है महीने के महीने, फिर वो अधिकारियों को देता है, उसमें से बहुत सारा हिस्सा उसको मिले। तब जो कांस्टेबल है, दरोगा है, इनकी तनख्वाह कम रखी गई और इनसे बोला गया कि जनता से पैसे होगा। फिर इनके खर्चे बढ़वाए गए, तो खर्चे तो रिश्वत के पैसे से बढ़े। अब एक बार खर्चे बढ़ने के बाद अगर अधिकारी कुछ बोलेगा और आप उसका विरोध करोगे तो आपको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। कायदे से लाइन हाजिर, जहाँ रोज़ 9 बजे जाओ और 5 बजे छूट जाओ, वो एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। मैदान छूट जाना, कॉलोनी छूट जाना, पैसा वसूली छूट जाना और लाइन हाजिर, नौकरी से तो परवाह, जो तनख्वाह है उससे चलेगा। तब आप अधिकारियों की कोई भी बात मानने से, जो कितनी भी नाइंसाफी मजबूर हो जाए। इस तरह से करप्शन को प्रमोट किया गया, तनख्वाह कम, ताकत ज़्यादा, उनके करप्शन में थोड़ा हिस्सा लेना, ज़्यादा उनके लिए छोड़ देना, उनकी तनख्वाहें कम रखना। तीसरी व्यवस्था जो हुई वकीलों की, वकीलों के कारण, इस पर महात्मा गांधी ने काफ़ी कुछ लिखा है कि कैसे वकीलों ने और जजों ने और उनके कारणदारों ने देश में साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। वकील और जज कजिन है, फर्स्ट कजिन, ऐसा गांधी जी ने, उनका काम ही झगड़ा बढ़ाना है, झगड़े को सुलटाना। तीसरी चीज जो गांधी जी ने लिखी कि रेलगाड़ी, जो पहले आस पास लोग देखते थे, रेलगाड़ी से बहुत दूर दूर जाने लगे और आसपास में आपका कोई ध्यान नहीं रहा। कन्याकुमारी वाला आदमी केरल की बात करता है लेकिन शायद पड़ोसी की बात जानता ही नहीं है कि वो फोकस हो रहा है। तीसरा, संचार माध्यम। चौथा चीज डॉक्टरों को बोला कि जिन्होंने कहा कि खाते जाओ, बीमार पड़ोगे चिंता मत करना, ईसोफेगाइटिस हो गया मेरे पास आना, मैं कर दूंगा, तुम तो खाते जाओ, हम बैठे न किस लिए बैठे। तो उन्होंने आपका ध्यान आपसे हटाने की कोशिश की, जो सबसे महत्वपूर्ण काम। ये 4-5 चीज़ें ऐसी गिरावट का दौर लाई कि खर्चा बढ़ाना, अपने में ना रहना, झगड़े के सुलटाने के लिए तीसरे के पास निर्भर हो जाना। जैसे कहा होगा कि बिल्ली के झगड़े में बंदर मस्त रहता है, तो झगड़ा किया और बंदरों ने राज किया, मंकीज है रूल्ड। तो ये 4-5 चीज़ें गिरावट के लिए जिम्मेदार रही। फिर इतना गिराया गया कि आपका आत्मसम्मान है, तो नैतिकता का पाठ जो पढ़ाया जाता था, स्कूल जाओ न जाओ, नैतिकता का पाठ जरूर पढ़ाते थे। नानी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, पंडित जी की चौपाल पे भाषण, मुल्ला जी के चौपाल पे, ये नैतिकता जरूर पढ़ाते थे। तो उनको मिलना बंद कर दिया। अगर मस्जिद जानी है, नमाज पढ़ो और वापस सरकार से उनको तनख्वाह मिलने लगी, तो उनका समाज से नाता टूटा। समाज से जब नाता टूट जाए तो कुछ भी करता रहे, उसको कोई परवाह नहीं। तब आपस में टूटा हुआ समाज, तो व्यक्ति विशेष को कहीं जाने को जब जगह नहीं है और एक सरकारी दुकानें जो नौकरों के द्वारा चलती है, ऐसे साम्राज्य चले, तो भीख तो उसका अपने आप में एक अंतिम रास्ता हो गया। भारत में भीख को इनकलकेट किया गया। अगर आप अपनी स्कूली व्यवस्था को देखो या ऑफिस में भी देखो,
तो बच्चों से चिट्ठी लिखाई जाती थी छुट्टी की, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू सबमिट। ऑफिसों में भी बाबू बड़े बाबू को चिट्ठी लिखता। बाबू शब्द बदबू से बना है, जो वेस्ट बंगाल में आया कि वो मछली खा के थोड़ी बदबू आती थी, तो बदबू बोलते बोलते वो बाबू हो गए, सम्मानीय शब्द नहीं। बाबू बड़े बाबू को लिखता था रिस्पेक्टफुली आई बैक टू सबमिट। अरे छुट्टी ले रहा है एक दिन की काम में, उसमें बैक करने की क्या जरूरत है? इतनी परंपराएं भीख मांगने की सिस्टम ने इनकलकेट की, सिस्टम ने बढ़ाई, तो नतीजा आज है। अब हम स्वतंत्र हुए, तो स्वतंत्रता में जो 200 वर्ष की गुलामी से निकला हो, अब क्या उम्मीद करो? सबसे पहले तो वो अपनी फिजिकल बाउंड्री की सुरक्षा करेगा, कुछ नियम बनाने को कुछ पढ़े लिखे लोगों को दे देगा, तो जो महत्वपूर्ण लोग होंगे वो एक सूत्र में बांधने की कोशिश करेंगे, और कुछ जो पढ़े लिखे तथाकथित होंगे उनसे कहेंगे तुम कुछ नियम बना दो। तो जो महत्वपूर्ण लोग थे उन्होंने देश को, जो 3 हिस्से हुए उसमें एक को महत्वपूर्ण तरीके से बांधा, बाकी 2 ने भी अपने हिस्सों को बांधा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने अपने हिस्से को नहीं बांधा। और वो जो ताकतवर लोग थे जैसे पटेल और बाकी लोग, उन्होंने कुछ पढ़े लिखे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, कोई सिस्टम बना, उस पर बहस भी हुई, सब चीज़ें वो चल। कलेक्टर या जो भी नाम है, जैसे पैसा कलेक्ट करने वाला या कमिश्नर जो कमीशन खाने वाला, वो नाम जो अंग्रेजों के चल रहे थे वो आज भी ईगो करते हैं। तो व्यवस्था के जो परिवर्तन की श्रृंखला होनी चाहिए थी, उसको बदलने का समय ही नहीं मिला। ये पंचवर्षीय योजनाएं चलती है। अब अगर कह सकते हैं कि जिसका सिक्का चलता है शासन उसका ही होता है, जिसके नियम होते हैं शासन उसका होता है, या सीधी तरीके से कहें कि जिसका शासन चलेगा उसी का नियम चलेगा ना। तो अगर आज देश में अंग्रेजी नियम चल रहे हैं, वैसी ही व्यवस्था चल रही है, तो अपरोक्ष रूप से हम उनकी सुपीरियरिटी को मान रहे हैं, उनके ही शासन व्यवस्था का क्रम जारी रखें। तब अगर भीख में परिवर्तन करना हो तब हमको व्यवस्थाएं। अब बड़ी अजीब चीज़ है कि जो व्यवस्था हमको विदेशी देखी गए, उन्होंने भी इसको काफ़ी हद तक कारगर पाया। तो अपने यहाँ भी उनके यहाँ वैसी व्यवस्था है, जैसे थाने सदर वो यहाँ से लेके गए, तो आज वहाँ भी भिखारी है। तो वो गर्व करें कि हमारा सिस्टम भारत में चल रहा है, लेकिन उसके लिए उनको अफसोस करना चाहिए कि वही सिस्टम उनके यहाँ चल रहा है और वहाँ भिखारी है। तो कल के दिन हम गर्व करके अपना अलग सिस्टम बनाए और उसमें अंग्रेजी उसको माने, ये एक व्यवस्था हो सकती है। दूसरी व्यवस्था ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ भी भिखारी ना रहें और वहाँ भी भिखारी ना रहें। तब एक सामूहिक विकास की व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि कैसे सिस्टम ठीक हो।